बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को देखें, या तो आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, या वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अगर आपको स्केलर क्वांटिटी मिल रही है द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो हम मल्टीप्लाई होने वाले वेक्टर्स के दरमियान सिंबल भी डॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू magnitude of A, magnitude of B, cosine of the smaller angle between the tails of the two vectors। या इन शॉर्ट आप ये कर दें कि चलें इस सब को छोड़ें, हमें पता है ये सारे स्केलर थे, हम लिख देते हैं कि स्केलर आ गया है C। क्रॉस प्रोडक्ट में जनरली A क्रॉस B इज इक्वल टू सम वेक्टर C। तो ऊपर स्केलर आ रहा है, नीचे वेक्टर आ रहा है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए मिसाल के तौर पे मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। मोमेंटम को अगर हम यूं लिखें P इज इक्वल टू m क्रॉस v, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है या डॉट प्रोडक्ट से? ये नाइदर क्रॉस नॉर डॉट, क्योंकि आपसे बेसिक डेफिनेशन मिस हुई है। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर, मल्टीप्लाई होने वाली दोनों क्वांटिटीज वेक्टर होनी चाहिए। समझ आई? अब इधर देखो, मास स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर, ये सिंपल प्रोडक्ट है, ये कोई वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट नहीं है। तो इसको इस कैटेगरी में नहीं डालते। इसी से मिलती जुलती कैटेगरी देखें, f इज इक्वल टू एम ए, तो f किसके बराबर होगा? m क्रॉस a। क्रॉस ना भी डालें तो बस हमें पता है कि यहाँ पे मास स्केलर है, ये सिंपल प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट से। तो मैथमेटिकली दो वेक्टर्स ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। इंटेग्रामेटिकली आपके सामने होने चाहिए। फर्ज कीजिए ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। This is A, this is B, and theta is the smaller angle between their tails. Mathematically A dot B किसके बराबर होता है? A B cos theta के। और थीटा पर क्या लिमिट है कि थीटा is less than or equal to 180 डिग्री and greater than or equal to 0। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन आ गई और ये लिमिटेशन आ गई। अब पहले तो आप लिमिटेशन से ही तीन रेंज बना सकते हैं बहुत इजीली। एंगल पे डिपेंड करके आपके तीन किस्म के क्वेश्चंस हैं, तीन किस्म के। ये तीन किस्म के क्वेश्चन हमने पहले भी एड्रेस किए हैं एक दफ़ा। ये क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कॉस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा की काफ़ी तैयारी करवाई हुई है। ये डॉट प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा? जब एंगल की रेंज क्या हो? नॉट जीरो, 0 to 90। कब जीरो होगा? 90 पे। और कब नेगेटिव होगा? 92। तो पहले आपने रेंज स्प्लिट कर लिया तीन रीजन्स में, तो तीन क्वेश्चन रेंज के बन जाएंगे। फिर डॉट प्रोडक्ट के रेशो के क्वेश्चन, ए डॉट बी कब, ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट कब अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर होगा? जब एंगल 60 डिग्री हो। फिर आ जाएंगे परसेंटेज के क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट कब अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 25% के बराबर होगा? 75 के एंगल पे। तो देखो टेक्निक्स तीन है। अगर आपको कॉस थीटा, साइन थीटा की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप इनके साथ नहीं खेल सकते, लेकिन जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको पहले से पता है कि या तो ये पूछेगा पॉजिटिव कब है, या तो ये पूछेगा जीरो कब है, या तो ये पूछेगा नेगेटिव कब है, या तो ये पूछेगा रेशोस कब कितनी आ रही हैं, या परसेंटेज के। स्प्लिट करें इसे, इसकी तीन रेंज बना लें। तो एक रेंज हमारे पास आएगी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0। दूसरी रेंज, दूसरी तो रेंज नहीं है, सिंपली थीटा कितना है? 90। और तीसरी रेंज लेस देन और इक्वल टू 180 एंड ग्रेटर देन 90। इन तीन रेंज के लिए
3 किस्म के रिजल्ट और 2 किस्म के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 3 रेंज है इसलिए 3 किस्म के रिजल्ट, फिर हर रेंज के अंदर 2 किस्म के रिजल्ट। इस तमाम रेंज में डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो मैं ये लिख देता हूँ कि इस तमाम रेंज में ए डॉट बी किसके बराबर है। लेकिन ये सवाल भी होगा कि कौन से एंगल पर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव मैक्सिमम के बराबर है? 0 डिग्री। तो साबित भी कर देते हैं। देखें, अगर थीटा 0 डिग्री लिया जाए तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा? ए बी कॉस 0, बट कॉस 0 इज 1 एंड कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी तो 1 है ना। तो रिजल्ट क्या होगा? विच इज मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं एंगल बढ़ाऊं 90 तक तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं एंगल ले लेता हूँ 60 डिग्री, तो ए बी कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2। तो रिजल्ट क्या आया? हाफ ऑफ मैक्सिमम। एग्री करते हैं? क्योंकि ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एंगल 60 डिग्री होने पर आपके पास डॉट प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर हो गया, जो ये बता रहा है कि कॉस थीटा और थीटा में क्या रिलेशन है? इनवर्स। के एंगल बढ़ने पर कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है। कब तक? जब आप 0 से 90 तक जा रहे हैं। बाकी आगे की बातें आगे करेंगे। अब अगर एंगल 90 हो तो क्या होगा? एंगल 90 तो हमने लिखा हुआ है। एंगल 90 हो और अब आपका वेक्टर ए भी नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर बी भी नॉन जीरो वेक्टर है, लेकिन हम फाइंड करते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी किसके बराबर है? ए बी कॉस थीटा, बट थीटा इज 90, कॉस 90 इज 0 इंटू एनीथिंग। क्या पता चला कि 2 नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा? जब उनके दरमियान एंगल 90 हो। इस प्रॉपर्टी को परपेंडिकुलरिटी या ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं। एक्चुअल में ये एक टेस्ट है। टेस्ट कैसे? केमिस्ट्री में टेस्ट होता है ना, पीएच वैल्यू टेस्ट। आप कहते हैं पीएच वैल्यू 7 हो तो सोल्यूशन न्यूट्रल है, पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो तो, ज़्यादा हो तो। अच्छा, इसी तरह आपके पास लिटमस पेपर टेस्ट भी होता है। अगर एक सोल्यूशन लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा तो वो ब्लू कर देगा, तो रेड कर देगा। तो इधर बिल्कुल इसी तरह है। आपको कहेगा चेक करो ये 2 वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालें। अगर डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो फिर तो परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो फिर वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ये टेस्ट है। अब इस टेस्ट के ऊपर हम एमसीक्यूज देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं। हमारी बुक में इसको कैसे यूज किया हुआ है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इस तमाम रेंज के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव कब है? जब थीटा कितना हो? 180। थीटा अगर 180 होगा तो विल राइट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 180 and cos 180 is the result is minus AB। लेकिन अगर मैं थीटा 120 लूं तो 120 पर क्या होगा? ए बी cos 120, cos 120 is -1/2। अच्छा, इधर रिजल्ट क्या था? नेगेटिव मैक्सिमम। इधर रिजल्ट क्या है? हाफ ऑफ नेगेटिव मैक्सिमम। अच्छा, इस रेंज में आपने क्या ऑब्जर्व किया? कौन सा रिजल्ट बड़ा है, ये नेगेटिव मैक्सिमम या हाफ ऑफ नेगेटिव मैक्सिमम? हाफ ऑफ, क्योंकि नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। तो थीटा का यहाँ पे फिर डायरेक्ट रिलेशन आता है या इनवर्स रिलेशन आता है। एंगल बढ़ने पर थीटा बढ़ने पर कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे भी वही इनवर्स रिलेशन वैलिड है। अच्छा, अब इसकी दूसरी कैटेगरी क्या है, ज़रा उसे ओपन करते हैं। इन 3 एंगल्स के नाम तो आपने भी सुने होंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। सुने हुए? अच्छा, हाँ,
हाँ तो बच्चों बताएं एक्यूट एंगल, इन तीनों में से एक्यूट एंगल की रेंज कौन सी है? इधर वैसे इक्वलिटी भी थी जो हमने मिस, अच्छा ही नहीं है यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे थी इक्वलिटी, थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या थीटा लेस देन 90। हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। अब बताइए एक्यूट एंगल की रेंज कहाँ पे है? फर्स्ट वन राइट एंगल, सेकेंड वन ऑब्ट्यूस एंगल, और ये दो बातें पहली और आखिरी गलत हैं। उसकी वजह ये है कि आप ये भूल गए कि एक्यूट एंगल्स आर लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0। राइट एंगल तो आपने ठीक बताया कि 90 है, बट ऑब्ट्यूस एंगल्स आर लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 0, सॉरी हाँ 90। तो इधर क्या गलती हुई? इधर देखो, इधर इक्वलिटी मौजूद है कि नहीं? तो ये एक्यूट एंगल सही है क्योंकि एक्यूट एंगल 0 से ज़्यादा होते हैं। राइट एंगल बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें इधर ऑब्ट्यूस एंगल 180 से, इधर इक्वलिटी लगी हुई और इधर इक्वलिटी तो कौन से एंगल्स के लिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा? एक्यूट एंगल। कौन से एंगल्स के लिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा? कौन से एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा? ऑब्ट्यूस। याद रहेंगे? ओके अच्छा, अगेन अब आप ऐसा करें, ए डॉट बी किसके बराबर था? ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 0 हो तो रिजल्ट किसके बराबर होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, और कॉस थीटा तो क्योंकि 0 है एंगल, तो रिजल्ट क्या आएगा? ए बी आएगा कि नहीं? कॉस 0 इज 1, तो 1 इंटू ए बी इज ए बी। अप्लाई करें इसे किसी प्रैक्टिकल इक्वेशन पे। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, एंगल अगर 0 हो तो कॉस 0 लिख देंगे। वर्क डन इज इक्वल टू 0 के एंगल पर वर्क डन मैक्सिमम होगा कि नहीं? तो यहाँ पे मैक्सिमम लिख दें, तो इट इज एफ एस इंटू 1। सो मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। अब ये मवाजना करें आप कि ये वर्क डन की इक्वेशन है और ये मैक्सिमम वर्क डन की इक्वेशन है। क्या मैं इन दोनों को देखते हुए इस एफ एस को इस जगह पर पुट कर सकता हूँ? तो इक्वेशन क्या बनेगी? हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क इनटू कॉस थीटा। समझ आई बात की? अच्छा, तो इसी तरह देखें ना, डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट और कॉस थीटा के दरमियान जो भी वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर जब हम लिखते हैं, इधर देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इनटू कॉस थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू इनटू कॉस थीटा, लिहाजा मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? मैक्सिमम वैल्यू से। अच्छा, ऐसा करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे आपको एक सिंबल लिख देता हूँ, एमवी। एमवी का क्या मतलब है? मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, सवाल कैसे होगा ये बताइए कि डॉट प्रोडक्ट और उसकी मैक्सिमम वैल्यू की रेशो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बराबर है? कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कौन कौन सी हो सकती हैं? कॉस साइन और टेंजेंट थीटा। तो अब आपको सवाल क्या आएगा कि डॉट प्रोडक्ट और उसकी मैक्सिमम वैल्यू की रेशो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बराबर है? कॉस थीटा। जब आपको ये पता चल गया है, इसको हाईलाइट करें, और अब आप इसके रेशो वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं और परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे करेंगे? लेट्स डू इट टुगेदर। आपको पूछ सकता है कि थीटा 30 डिग्री पर, थीटा 45 डिग्री पर और थीटा 60 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू की रेशो किसके बराबर है? What is the ratio of dot product with respect to its maximum value at an angle of 30 degree? Under the root 3/2. What is the ratio at 45? 1 by under root 2. What is the ratio at 60? 1/2. समझ आई बात की? बताओ कि कितने एंगल पर ये रेशो 86.6% के बराबर है? 30। कितने एंगल पर ये रेशो 70.7% के बराबर है? कितने एंगल पर ये रेशो 50% के बराबर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन तीनों में ये वाला है।
कौन से एंगल पर डॉट प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर है? 60। या कौन से एंगल पर डॉट प्रोडक्ट 50% रह जाता है? 60। कौन से एंगल पर डॉट प्रोडक्ट सिर्फ 25% रह जाएगा? 75। यानी अगर बहुत भी एक्सट्रीम आया तो हमें ये ज़रूर पता है कि थीटा अगर 75 हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? A डॉट B टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1/4, क्वार्टर हो जाता है। खैर ये तो बहुत स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। बाकी आपका टेबल सारा का सारा यहाँ पे समराइज हो चुका है। देखें अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि आपको रेशो वाले क्वेश्चन भी सारे पता हैं और परसेंटेज वाले भी सारे पता हैं। तो अब जितने भी डॉट प्रोडक्ट हैं, जैसे रिसेंटली आप लोगों ने सेकेंड ईयर की है तो सेकेंड ईयर के हवाले से मैं कहूँगा बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? EA cos थीटा। और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स इनटू cos थीटा, ठीक रहेगा? कौन से एंगल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर होगा? दैट्स इट। कौन से एंगल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 25% के बराबर होगा? कौन से एंगल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू के मुकाबले में 1/√2 के बराबर होगी? तो आपको रेशोज भी सब पता है, आपको परसेंटेजेस भी सब पता है। द ओनली रीजन इज कि आप cos थीटा को समझते हैं। जहां पर भी cos थीटा आ जाए बस रेशो बना के उधर कर दें क्वांटिटी और एंगल्स के साथ डील करें। अच्छा, फिर दूसरे जो क्वेश्चंस हैं इसमें प्रोजेक्शंस के हैं। आपको ये कह सकता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन A या वेक्टर A ऑन B। बताइए A डॉट B किसके बराबर होता है? A B cos थीटा के। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो मैं सवाल आपसे करूंगा, आपकी जो भी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आप जवाब दे सकते हैं। अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B एंड दिस इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल्स। इस एंगल की लिमिट क्या होती है? 0 to 180। तो A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा में इसको जरा हाईलाइट करें। क्या मैं इस B cos थीटा को यूं लिख सकता हूं? BX लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा, BX इज इक्वल टू B cos थीटा। व्हाट इज BX? It is a projection of B along A। जरा डायग्राम में देखते हैं कि ये कहां पे है। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है, B के हेड से A के ऊपर। तो ये B का कौन सा कंपोनेंट है? X कंपोनेंट है, क्योंकि ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है। और ये B का कौन सा कंपोनेंट है? क्योंकि ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है? Y एक्सिस के अलॉन्ग है। ये बात सबको पता है? पता है ना? हाँ, और ये गलत है। आपको यही पढ़ाया गया टेक्स्ट बुक के मुताबिक कि ये BX जो है ना वो X कंपोनेंट है और BY जो है वो Y कंपोनेंट है। मिथ है, इसे बस्ट करते हैं। अगर आपके वेक्टर्स यूं होते A एंड B, ये होता आपका वेक्टर A, ये होता आपका वेक्टर B। समझो मैंने पूरे सेट को थोड़ा सा पकड़ के रोटेट कर दिया है। लेट मी सी अगर मैं डायरेक्टली भी कर सकूं। ऐसे करना चाह रहा था, समझ आई कि नहीं आई? क्या आपका BX अब X एक्सिस के अलॉन्ग है? क्या आपका BY अब Y एक्सिस के अलॉन्ग है? यहां से गलती होती है और यही चीज मैं आपको दूसरी डायग्राम में बताना चाह रहा था कि अब अगर मैं B के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करूंगा तो BX और BY X और Y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होंगे, जो आपने डायग्राम में विटनेस भी किया। ये तो इत्तेफाकन इस जगह पे X एक्सिस के अलॉन्ग थे, Y एक्सिस के अलॉन्ग थे, तो वो सिलेक्ट हो गए थे और आपने कहा था ठीक है ये X और Y कंपोनेंट है। ऐसा होता नहीं है। दे आर नॉट द X एंड Y कंपोनेंट, दे आर एक्चुअली द parallel and perpendicular components. Which components? Parallel नहीं, parallel. These are parallel and
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी ठीक नहीं है मुकद्दस बेटा, हंसने की बात नहीं है ये। आप लोगों को तो मैं पहले ही पढ़ा चुका था। कहाँ पे फरफल फेरेट्स होते हैं? फरफल फेरेट देखें? नहीं देखे? फरफल फेरेट नहीं देखे आप लोग? आपने फाफा से पूछें, वो बताएंगे आपने। फरफल फेरेट होते हैं, अक्सर चरसद्दा में होते हैं। देयर आर सो मैनी फरफल फेरेट्स इन चरसद्दा, सो यू शुड विजिट। वहाँ पे सारे फेरेट्स होते हैं और वहाँ पे सारे पर्पल फरफल हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखना है और पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। समझ आई? ये कौन सा कंपोनेंट है? चलिए, एक्स नहीं है ये, फिर पैरेलल। और ये कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सबको समझ आ गई? गुड। तो अब ये बी एक्स जो है विच इज एक्चुअली द पैरेलल कंपोनेंट, ये होती है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? साई को कहते हैं, शेडो को कहते हैं। तो अगर यहाँ पे बी पर लाइट डाली जाती ऊपर से, तो ये बी का साया बनता ना ए के ऊपर, बनता कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए या कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ए डॉट बी इज इक्वल बी एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। समझ आई बात की? अच्छा, जैसे आपको इसके ऊपर एमसीक्यू यूं दे सकता है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 4 यूनिट्स के बराबर है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स के बराबर है, तो आप बताइए कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो बी एक्स की क्या वैल्यू है? a dot b by a, which means it is 4 divided by, which is equal to 2 units। समझ आई? तो प्रोजेक्शन पे इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मूले को देखते हुए बताइए मुझे, अगर बी एक्स ए डॉट बी बाई ए के बराबर है तो ए एक्स किसके बराबर होगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी के बराबर होगा। तो देखिए, ए एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? ए एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? सॉरी, बी एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? ए एक्स। ए डॉट बी की जगह तो ए डॉट बी ही आएगा और ए की जगह बी आ जाएगा। तो ये आपके पास ए एक्स का फॉर्मूला, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ जाएगी। इसे साबित करूं या ये समझ आती है? साबित भी कर देते हैं, चलें प्रूफ कर देते हैं इसे। लेट्स सी द प्रूफ। जी कंपोनेंट्स ही, लेकिन कंपोनेंट्स के फिर नाम है ना, क्योंकि अब दो वेक्टर्स रिलेट हो रहे हैं आपस में। तो ये पैरेलल या परपेंडिकुलर। देखो, पैरेलल क्यों है? क्योंकि बी एक्स ए की डायरेक्शन में एंगल 0 है। बी वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि वो ए के साथ 90 का एंगल बना रहा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ओके, ये प्रूफ आप मांग रहे हैं, वैसे इट इज अननेसेसरी कि आप डेरिवेशंस याद करें इंट्री टेस्ट में। सो ए डॉट बी किसके बराबर है? ए बी कॉस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कम्यूटेटिव है ना, यूं लिख सकते हैं बी ए इज बी ए कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में लें, लेकिन ए कॉस थीटा को यूं लिख सकते हैं ए एक्स। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए एक्स। अब ए एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए एक्स। तो वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्टली फार्मूलाज याद रखें। एमसीक्यू तो उसको बहुत आसान है, आपको डायरेक्टली ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी along A? It is A dot B by A dot B by B, A divided by A dot B, B divided by A dot B। तो आपको सिर्फ फार्मूला पूछ सकता है इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुई भी तो इसके बड़े सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन दे दी है। अच्छा, फिर आते हैं हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट की तरफ।
अच्छा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डॉट प्रोडक्ट की, दैट इज कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, तो कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक बताएं ना, प्रॉपर्टी क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू, बड़ा अच्छा रटा किया हुआ है, मतलब क्या है इसका? नहीं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये लिख दिया हमने, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, इक्वल है तो वो तो नजर आ रहा है कि हमने इक्वलिटी लिखी हुई है। फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? हाँ, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, बी को ए से मल्टीप्लाई, रिजल्ट सेम आता है। नहीं, इसका फिजिकल मीनिंग है कि डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम है। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं इसे। वो तो पता है इक्वलिटी है, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल करता हूं कि इनमें से कौन से वेक्टर्स कोलिनियर है। 4 वेक्टर ड्रॉ करूं मैं, पेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आपको जो भी पेयर कोलिनियर लगे आप आइडेंटिफाई करें। क्या ए और बी कोलिनियर हैं? अच्छा, सी और डी कोलिनियर है? ए और डी कोलिनियर है? यस सर या नो सर? हाँ, तो जरा लाउडली बोलो, पता चले क्लास में लोग भी हैं। बी और सी कोलिनियर है? अच्छा, दोबारा शुरू। ए और बी कोलिनियर है? गुड। सी और डी कोलिनियर है? नो सर। ए और डी? नो। और बी और सी? हाँ, अंबर सही जवाब दिया बेटा, ये सारे कोलिनियर हैं। ऑल ऑफ देम आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का आपने अपना वर्जन निकाला हुआ है तो वो तो गलत है ना। आप कहते हैं एक लाइन पे हो तो कोलिनियर होंगे, फिजिक्स ये नहीं कहती। फिजिक्स कहती है कोलिनियरिटी के लिए शर्त है कि एंगल या तो 0 हो या 180 हो। अब चेक करें, ए और बी के दरमियान कितना एंगल है? 0। ए और सी के दरमियान 0, बी और डी के दरमियान 180 और बी और सी के दरमियान 0। हेड्स को देखें जरा, इसके हेड्स में प्रोमिनेंट कर देता हूं, या तो एंगल इन तमाम वेक्टर्स के 0 हैं या तो ये सारे के सारे वेक्टर्स को लीनियर वेक्टर्स हैं। और लिटरल मीनिंग नहीं लेना जो आप लाइन वाला मीनिंग लेते हैं कि को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब लाइन, तो जो सेम लाइन पे होंगे वो कोलिनियर होंगे। नथिंग लाइक दैट इन फिजिक्स। ये इंग्लिश नहीं है कि आप लिटरल मीनिंग उठा के पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब आप ये कहोगे कि ये दोनों कोलिनियर है तो इनका एंगल क्या है? 0, तो एंगल तो इनका भी 0 है। तो किस रूल के तहत आप फिर कहेंगे कि ये दोनों कोलिनियर हैं लेकिन ये नहीं है? सो हमने रूल बड़े सिंपल रखे हुए हैं, तमाम वेक्टर्स जिनके एंगल 0 हों वो क्या होंगे? कोलिनियर। जिनके एंगल 180 हों वो क्या होंगे? हाँ। अच्छा, अब एंगल अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 0 होंगे या 180 होंगे तो उसकी वजह से कोलिनियरिटी के अंदर दो प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी, विच आर पैरेललिज्म एंड एंटी पैरेललिज्म। ओके, सो पैरेललिज्म का क्या मतलब है? एंगल क्या होगा? 0। एंटी पैरेललिज्म का क्या मतलब है? एंगल क्या होगा? 180 होगा। ठीक है। नाउ अगर मैं 0 के एंगल पे ए डॉट बी को कैलकुलेट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? मैक्सिमम, जो हमने फाइंड किया था ए बी अभी रिसेंटली। और अगर मैं 180 के एंगल पे चेक करूं, इट इज नेगेटिव मैक्सिमम। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें आती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्थोगोनैलिटी। या परपेंडिकुलरिटी भी आप कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
इसकी एप्लीकेशंस डॉट प्रोडक्ट में असल चीज़ ये है जिसकी वजह से पूरा डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस करूं, असल चीज़ ये है, इसकी बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशंस हैं। हालांकि है इतनी बात नहीं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कहता है ए भी एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, बी भी एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, लेकिन ए डॉट बी ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ए इज़। तो जब आपको ये बात कह दे कि ए नॉन ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो है, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर कितने एंगल पे ओरिएंटेड हैं? 90 के एंगल पे ओरिएंटेड हैं। फिज़िकल मीनिंग क्या है? ये एक्चुअली टेस्ट है। जैसे मैंने पहले बताया, आपको दो वेक्टर देगा, कहेगा चेक करो ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है तो उसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। एप्लीकेशन देखें इसकी। एक एप्लीकेशन सिर्फ आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन सेकेंड ईयर में रिसेंटली पढ़ी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पढ़ी हुई है? नहीं याद आ रही? इलेक्ट्रिक फील्ड एज electric field as electric potential gradient minus delta V divided by delta R। याद आए? हाँ, इसको दोबारा बंद करूं तो ये आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा हो लेकिन उसका पोटेंशियल चेंज ना हो? क्वेश्चन सुने। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। सारा डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टीज के अंदर बंद हुई है। सवाल ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मूव करे मतलब डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है, और उसका पोटेंशियल चेंज ना हो, मतलब डेल्टा वी जीरो है। तो देखें, अच्छा कहता है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नल वेक्टर है, जीरो है, ना ही डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब VF इज इक्वल टू VI, VF इज इक्वल टू VI का मतलब फाइनल लॉस इज इक्वल टू, हाँ सुभान अल्लाह, पोटेंशियल से तुम लोगों ने फॉरन फाइनल इनिशियल लॉसी बना दी है। फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल, उसकी वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा। अच्छा, देखते हैं ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। लेट्स सी, हम इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली ड्रॉ करते हैं। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स पढ़ी हुई है। कौन सी प्लेट्स हैं ये? पैरेलल हैं या पैरेलल हैं? समझ नहीं आई मुझे, तुम लोगों ने गलत पढ़ा हुआ है सब कुछ। These are the parallel plates of a capacitor। चलो बताओ मुझे, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हमें समझ आई। अब यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा परपेंडिकुलर टू फील्ड फ्रॉम लेट्स से लेफ्ट टू राइट। अब ना ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल में चेंज नहीं आया। पोटेंशियल में चेंज उस वक्त आता जब चार्ज ऊपर जाता या नीचे जाता। ऊपर कौन सा पोटेंशियल है? हाई पोटेंशियल। और नीचे कौन सा पोटेंशियल है? लो पोटेंशियल। तो चार्ज ना ऊपर गया ना नीचे गया, पोटेंशियल में चेंज नहीं आया, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल लाइन, व्हिच इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, यानी नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब कि ए डॉट बी इज कांस्टेंट। डेल्टा वी ए डॉट बी ही है ना, इट रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी फाइनल और इनिशियल वैल्यूज सेम हो गई हैं। इधर ये मीनिंग आ रहा है इसका, या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आप देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ, दोनों में कितना एंगल है? 90। यही एप्लीकेशन आप लोगों ने तब भी देखी, पता नहीं, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इधर डिस्कस कर लेता हूँ। फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जिस रीजन में मूव कर रहा है उसको क्या कहते हैं? शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, यही कहते हैं ना। और कोई नाम है इसका? ऑर्बिट भी कहते हैं, और कोई नाम है इसका?
फिजिक्स अगर आपको सही आती हो तो आप इसका बड़ा एग्जैक्ट नाम लेंगे। इट इज इक्वी, यस यू आर राइट, इट इज इक्विपोटेंशियल लाइन, इट इज इक्विपोटेंशियल लाइन। ये ले आइडेंटिफाई भी कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और चार्ज की डिस्प्लेसमेंट हर इंस्टेंट पर कितने एंगल पे? 90 पे। तो रिजल्ट क्या हुआ? ये लाइन कौन सी लाइन बन गई? What is the work done by nucleus in revolving the electron around it? 0। वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90, इस वजह से भी पोटेंशियल नहीं चेंज हो रही, इस वजह से भी। There are so many definitions related to it। खैर उसको फिर मैं जब जिस डॉट प्रोडक्ट में जाऊंगा अपने अंदाज में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करूंगा। राइट नाउ हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं कि अगर आपका ए भी नॉन ज़ीरो वेक्टर है, बी भी नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट उसी सूरत ज़ीरो हो सकता है जब दोनों में एंगल। वैसे अगर ए या बी में से कोई भी ज़ीरो हो गया ना तब भी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो ही होगा, तो वो रिक्वायरमेंट भी याद रखनी है। अच्छा, इसको बेस बनाते हुए अब ये किसको कोलिनियरिटी और ऑर्थोगोनैलिटी को बेस बनाते हुए अब देखें मैं क्या करता हूँ, उसका फ़ायदा कैसे उठाता हूँ। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अच्छा बच्चों ये बताएं कि आई डॉट आई किसके बराबर होगा? फर्ज करो ये ए डॉट बी है तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा नहीं ना ज़ीरो, क्योंकि ये सेम वेक्टर है, सिमिलर वेक्टर है, तो इनके दरमियान एंगल ज़ीरो होगा। सो आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 कॉस 0 इज 1, द रिजल्ट इज 1। तो आई डॉट आई किसके बराबर हुआ? 1 के। मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं? और नोटिस करें ये दोनों वेक्टर हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है? स्केलर। 1 तो है लेकिन आप ऐसे कहो रिजल्ट क्या आ रहा है? स्केलर आ रहा है। इसी तरह अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जे डॉट जे किसके बराबर होगा? 1। के डॉट के किसके बराबर होगा? तो आई डॉट जे इज आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू पैरेललिज्म है या नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। इसी तरह अब जरा ड्रॉ करके भी डिस्क्राइब करते हैं इसे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। बताइए एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं? आई जे एंड के, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। बताइए आई और जे में कितना एंगल है? जे और के में और आई और के में 90। अब जरा आई और जे का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आई और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या आई नल वेक्टर है? क्यों? उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वो तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो आई इज नॉट अ नल वेक्टर, जे इज नॉट अ नल वेक्टर, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? और उस बात का मतलब यही था कि उनके दरमियान एंगल। अब ये प्रूफ भी कर दें, देखें आई डॉट जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस 90। मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, बट कॉस 90, 0 इंटू एनीथिंग। समझ आई बात की? तो साबित हो गया कि आई डॉट जे 0 के बराबर है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये देखिए मैंने ऑर्थोगोनैलिटी और पैराकोलिनियरिटी दोनों कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझा दिए। अब इसका जो ग्रेटर एडवांटेज है वो कैसे उठाया जाएगा, इसके ऊपर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आ भी चुके हैं अक्सर। क्वेश्चन यूँ आता है, एक प्रॉपर्टी और करवाता हूँ फिर ये क्वेश्चन भी बताता हूँ, वो है कंपोनेंट फॉर्म, ताकि उससे मैं आप लोगों को ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन सिखा दूँ। कंपोनेंट फॉर्म ये भी एप्लीकेशन है हमारे पिछले 2 टॉपिक्स की। अच्छा, पिछले 2 टॉपिक्स की एप्लीकेशन ये है और वैसे फिर इसकी एप्लीकेशन ये वाला टॉपिक है। थ्री आई प्लस 2j प्लस 3k को डॉट करना है 2i प्लस 3j प्लस 4k के साथ।
अब मल्टीप्लिकेशन का असूल ये है कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद इस क्वांटिटी के सारे कंपोनेंट्स को इसके सारे कंपोनेंट्स से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें सबको, पता है कि नहीं? लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? आई डॉट आई तो 1 है, लेकिन आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, के डॉट के। इसलिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। 3 इंटू 2 6, आई डॉट आई प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 2 6, जे डॉट जे 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 4 12, के डॉट के 1 6 प्लस 6 12 प्लस 12। दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से स्केलर आया कि नहीं? ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेना होता है। ये क्वेश्चन भी एंट्री टेस्ट में आ चुका है। 2 वेक्टर लिखे हुए थे, कहा था इनका डॉट प्रोडक्ट बता दो कि डॉट प्रोडक्ट कितना है। एक क्वेश्चन डू कर लेंगे? चलें ये क्वेश्चन सॉल्व करें इस टॉपिक से। रिजल्ट बताएं क्या है? अच्छा, क्या आंसर है? लेट्स सी। प्लस माइनस 3 इंटू 4 आई डॉट आई प्लस माइनस 4 इंटू 3 जे डॉट जे 1, तो माइनस 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 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप ये कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए सर, इधर 3i प्लस 4j एक वेक्टर है। थ्री आई 4i प्लस 3j माइनस 4i माइनस 3j 4i प्लस 3j या नन। आपको बेटा सवाल तो पूछ लूं मैं, फिर नन कहना। ये वेक्टर है और आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा वेक्टर इस वेक्टर का ऑर्थोगोनल वेक्टर है। इनमें से कौन सा वेक्टर इस गिवन वेक्टर का ऑर्थोगोनल वेक्टर है। अब देखो आप तो प्रोसेस फॉलो करोगे ना। प्रोसेस क्या है? हम हर वेक्टर को इसके साथ डॉट करेंगे। हम हर वेक्टर को इसके साथ डॉट करेंगे, जिससे भी रिजल्ट 0 आ गया वही इसका ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। चेक करते हैं। देखो 3 इंटू 4 12, आई डॉट आई 4 इंटू 3 जे डॉट जे 12 प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, तो ये नहीं है। 3 इंटू 4 माइनस 12 और 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 24। बस हमें पता है आई डॉट आई और जे डॉट जे 1 है, उनको छेड़े ही मत। अच्छा 3 इंटू 4 इंटू 3, अच्छा ये तो एक ही जैसा था, इसको मैं एक साइन चेंज कर देता हूं। अब बोलो 3 इंटू 4 माइनस 12 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12, द रिजल्ट इज, तो इसका मतलब कि ये इसका ऑर्थोगोनल वेक्टर है। अब शॉर्टकट में निशानी क्या होगी ऑर्थोगोनल वेक्टर की? मैं मिसाल के तौर पे आपको वेक्टर दे के पूछूंगा ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन सा है, ऑप्शन नहीं दूंगा। तो निशानी ये होगी कि सारे बच्चे इधर देखें, कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए हैं कि नहीं। आई के साथ 3 है, जे के साथ 4 है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ 4 है और जे के साथ, और कम से कम एक का साइन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन वो हालात देख के तय करना है। मसलन देखें 2i प्लस 3j का ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होगा बताएं? माइनस 3i प्लस 2j या 3i माइनस 2j, क्योंकि मैंने कहा कम से कम एक का साइन चेंज हो सकता है। कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए होंगे और कम से कम एक का साइन चेंज हुआ होगा। क्लियर हुआ कि अच्छा, ये आपके क्वेश्चंस थे जो डॉट प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली आज डॉट प्रोडक्ट को वाइंड अप कर लिया। टेस्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।